नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं मंथन न्यूज 24 की खास पेशकश सीधे चंडीगढ़ से, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से। और हम यहां हैं क्योंकि पंजाब में चुनाव है और चुनाव में मुद्दे क्या हैं इस पर हमने आज चर्चा की है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसकी गूंज ना सिर्फ पंजाब में, पूरे देश में सुनाई दे रही है और इसकी शुरुआत पंजाब से ही हुई। मैं बात कर रहा हूं किसान आंदोलन की, किसानी की समस्या की, 3 जो कृषि कानून हैं उनके विरोध की, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की मांग की। अब लगातार मैं भी और बाकी मीडिया वाले आपको बताते हैं कि देखिए 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा। 10 महीने होने को आए, बातचीत के सारे दरवाजे बंद हैं। पर दरअसल 1 साल तो पूरा होगा दिल्ली की घेराबंदी को। बहुत से लोग कहते हैं घेराबंदी किसानों ने की, किसान कहते हैं पुलिस ने उन्हें वहां रोक लिया। यह दिल्ली के बॉर्डर की बात है। लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं कि 5 जून को जब कृषि अध्यादेश जारी किए गए थे, कानून बने सितंबर में, तो जून के बाद से ही विरोध प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में शुरू हो गए थे। पंजाब से शुरुआत हुई और सितंबर में जब कानून बने ये तीनों कृषि कानून, तो यहां पर इस आंदोलन ने एक व्यापक रूप ले लिया था। उसके बाद ही ये दिल्ली गए। तो आज की तारीख में किसानी कितना बड़ा मुद्दा है, पार्टियों का रुख रवैया क्या है और किसान क्या कह रहे हैं, यही जानने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। कुलतार जी हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जगपाल हैं कांग्रेस के युवा चेहरा। और मेरे सहयोगी अभी पूछ रहे थे इतने सालों से अभी तक इतने युवा कैसे बने हुए हैं। हमारे साथ इस पैनल में सबसे वरिष्ठ और इस किसान आंदोलन के जाना पहचाना चेहरा जगजीत सिंह डल्लेवाल। मेरे साथ सोनिया मान हैं, जानी मानी अभिनेत्री, कलाकार। और आजकल कलाकारी पर तो ब्रेक लग गए हैं, किसान आंदोलन के साथ इतना जुड़ गई कि काम कम मिल पा रहा है या ना के बराबर हो गया है। मेरे साथ कुलदीप धालीवाल हैं। नमस्कार। ये हैं बीजेपी से, तो आज आपसे बहुत से सवाल होने वाले हैं। और हरजीत भुल्लर साहब जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे, मैं शिरोमणि अकाली दल की बात कर रहा हूं, इस मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ दिया। तो कुलदीप भाई, शुरुआत तो आपसे, कितना बड़ा मुद्दा है ये, और इस मुद्दे के चलते जो सालों पुराना आपका एक गठबंधन था वो ही टूट गया। नहीं, मुद्दा देखिए बहुत बड़ा है। इससे कोई, मैं स्पष्ट बात करूंगा, गांव-गांव से लोग हमारे इस मुद्दे से, क्योंकि हमारा पंजाब जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, हम खेत खलिहान लोग हैं, तो मुद्दा हमसे जुड़ा हुआ है, आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये बात जरूर आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को टच किसने किया, ये देखने वाली बात है। उस पर सहमति असहमति एक डिफरेंट बात है, वो अभी तक नहीं बन पाई। लेकिन इतने सालों तक किसान खुदकुशी कर रहे थे, आज भी जो आंकड़ा है 2019 का आंकड़ा अगर आप उठा के देखेंगे कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं, वो किसी ने टच नहीं किया। और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसका आगे आके कॉन्फिडेंस से देखा कि मैं कोई स्टेप लेना चाहता हूं, और उन्होंने एमएसपी पे भी बात की, 23 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर किया। वो नहीं मिल रहा, राज्य सरकारें नहीं दे पा रही, मैं सहमत हूं। लेकिन नहीं दे पा रही है ना। बिल्कुल मैं प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष के नाते उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, वैधानिक दर्जा दिया जाए, कानूनी जामा पहनाया जाए एमएसपी को। तो आज क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए। और मैं खुलकर हर एक मंच से ये बात करता हूं कि एमएसपी पे जो एमएसपी नीचे नहीं मिल रही, उस पे बात होनी चाहिए। और उस पे कानून अगर बनता है तो सहमति से सरकार के साथ बात कर, जथेबंदियां जहां पर बैठी हुई हैं, माननीय डल्लेवाल जी, आज बात कहां हो रही है? 22 जनवरी के बाद बात कहां हुई? वो एक अलग विषय है। वो अलग विषय है। मैं इस पे आता हूं।
क्या ये किसान किसी और देश के हैं या इसी देश के हैं? अगर इनको दिक्कत है तो बातचीत नहीं होगी। चौधरी साहब, बात जहां पे अटकी हुई है वो कानून वापसी पे अटकी हुई है, ये अभी डल्लेवाल जी भी बता देंगे। लेकिन जो एमएसपी का मुद्दा है उस पे मैं कहता हूं बात होनी चाहिए, बैठना चाहिए। और ये माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कह दिया है कि आप कानून वापसी की बात को छोड़कर आगे आइए, बातचीत को हम करते हैं। नहीं, आपने कहा एक साहसिक कदम किसानों के उत्थान के लिए, आज की तारीख में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और सरकार का आंकड़ा है 27 रुपए प्रति किसान प्रतिदिन की उसकी आय है। 27 रुपए। हाँ, अगर 375 रुपए से नीचे कमाता है कोई, उसे गरीब माना जाता है। यह सरकार का आंकड़ा है। और जो तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट है वो कहती है 80 रुपए से नीचे जो कमाए वो गरीब है। तो यहां तो 86% किसान 2 हेक्टेयर से कम रकबे वाले हैं। अच्छी बात कह दी। और उस विषय पे, जो इतना गंभीर विषय है, उस पे बात होनी चाहिए थी, इसीलिए बात आपने हुई। किससे बात की? क्योंकि लोग कहते हैं ना, अभी यही किसान तो सवाल किसान है। नेता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी, हमने तो मांगा ही नहीं था। हाँ। अभी आपने ही जवाब दे दिया कि इसकी जरूरत थी। तो इस इसमें विषय पे सलाह बात मशवरा होनी हुआ? चाहिए थी। किससे बातचीत की सरकार ने? देखिए, सरकार संवैधानिक, जो संविधान के अनुसार चुनी गए जो मंत्री एमपी हैं, मंत्रीगण है, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, सलाह उनसे मशवरा किससे किया गया? सभी से। सबसे किया गया। हाँ, देखिए, ये तो अभी ओपन एंड नटशेल है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व थे, उनके वित्त मंत्री भी इन्वॉल्व थे, सभी लोगों से बातचीत की। हरजीत बुल्लर साहब, आपने तो एनडीए का दामन इसलिए छोड़ दिया कि जी हमसे बात ही नहीं की, हमें बताया ही नहीं, ना हमारी सलाह ली। देखिए, ऐसा है कि कैबिनेट के अंदर कहीं पे भी ये मुद्दा नहीं लेके आया गया था। हाँ, उसके अंदर जो मुख्यमंत्री थे, जिसके अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व थे, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री उसमें जाते नहीं रहे, वित्त मंत्री वहाँ पे जाते रहे हैं, जहाँ उनके जो सेक्रेटरी थे पन्नू जी, उन्होंने जाके वहाँ पे सहमति अपनी दी है। और जिस तरीके से इन लोगों ने किया, हमारा एक ही मानना है। हरसिमरत कौर तो मंत्री थी, उनको पता था क्या? या अब आप गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? नहीं, उससे पहले जब एक बार पहले ऑर्डिनेंस लेके आना शुरू किया था इन्होंने, तब भी हम लोगों ने मना किया था कि ये चीज़ ना लेके आइए, ये नुकसानदायक होगी। और इसके अंदर किसानों के जो नेता हैं उनको आप इन्वॉल्व कीजिए, उनसे आप बात तो कीजिए। और अगर करना ही चाहते हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की वो मांग करते हैं कि वो लगाओ, आप लागू करो उसको, तो आप उसको लागू कर दो। C2+50 पर तो सरकार ने कह दिया था ना, फरवरी 2015 में हलफनामा दिया। तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा, अरे भाई, अगर एमएसपी देने लगे C2+50 के फॉर्मूले के तहत तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ये सरकार का हलफनामा है ना। नहीं, देखिए, ऐसा है कि सरकार ने ही सोचना है कि मैंने जो, चाहे किसान है चाहे मजदूर हैं, उनको कैसे लेके चलना है। अगर हम लोग हजारों लोगों को, करोड़ों, जैसे 80 करोड़ लोगों को कहते हैं कि हमने फ्री राशन बांटा है, अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा सकता है तो किसानों को क्यों नहीं सोचा जा सकता? किसानों के बारे में सोचने में क्या तकलीफ है? उनके लिए बजट क्यों नहीं क्रिएट किया जा सकता? एक तरफ कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल की रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं हम लोग कि क्योंकि हमें देश की जो बॉर्डर्स हैं उनको सेव करना है, उसके लिए बढ़ा रहे हैं, सेना को हमने हथियार देने हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसानों के लिए क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? किसानों के लिए क्यों नहीं सोचा जा सकता? किसान ही क्यों सुसाइड करता जाए और किसान को ही क्यों आप पीछे धकेल के रखो? जब जीएसटी की बात आई, किसान पर 47,000 का कर्जा था, वो बढ़कर 74,171 रुपए हो गया है। और पंजाब में तो 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। देखिए, किसानों के ऊपर जब कांग्रेस सरकार आई थी 90,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन करते करते वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। और झूठे जो वादे थे, ना तो सेंट्रल सरकार, झूठे वादे कौन कर रहा है? बीजेपी की, कांग्रेस? दोनों ही कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों कर रहे हैं। सच्ची सिर्फ श्रोमणी अकाली दल है। श्रोमणी अकाली दल ने तो जब से सरकार बनी मुफ्त में बिजली दी, और जहां जहां पे भी एमएसपी की अगर बात आई, हमने लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो किसानों के प्रति आपका की बात हो, चाहे पानियों की बात। साहब, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट है 2015 की, 6% खरीदी होती थी एमएसपी की। देखिए, एमएसपी पर 6% खरीदी, अब वो 10-11% हुई है। देखिए, ज्यादातर जो माल आता है मंडी के अंदर आता है, जहाँ पे आड़तियों का एक सिस्टम बना हुआ है, और जमींदारों का और आड़तियों का एक संबंध आज से नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। और क्योंकि क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो एक आम किसान का, वो आड़तियों के थ्रू चलता था। जब कभी जरूरत है पैसे की, घर में कोई बीमारी ठमारी है, कोई शादी है, कंपनियां आ जाएंगी,
नहीं, कंपनियां एमएसपी था, है, रहेगा, वो और ऊंचे दाम पर खरीदेंगी, विकल्प दिया जा रहा है। देखिए कंपनियां आएंगी, उसमें जो छोटे व्यापारी हैं उनको मार दिया जाएगा, और कंपनियां उसके बाद औने पौने दामों पे जो भी उनका होगा ब्लैकमेलिंग करके वो खरीदेंगी। उसी के हम लोग विरोध में हैं। जो हिमाचल में सेबों का हाल हो रहा है। लेकिन दल्लेवाल साहब, जहां मैं चर्चा शुरू की थी, यहां पर कुलदीप कह रहे हैं कि सरकार किसानों का भला करना चाह रही थी। 27 रुपए किसान कमा रहा है, कर्जे में वो डूबा जा रहा है, एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही, उसे विकल्प दिया गया। तो वो विकल्प के लिए सलाह मशवरा हुआ था आपसे? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, कुलदीप भाई साहब ने ये बात कही है कि किसान सुसाइड कर रहा था, हमने इस मैटर को टच किया है, पहले किसी ने टच नहीं किया, हम कुछ कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2017 के बाद इनकी सरकार ने कितने किसान सुसाइड कर गए, उनका डाटा पब्लिक करना ही बंद कर दिया है। इसका मतलब वो लोगों को बताएंगे ही नहीं, तो लो इनकी सरकार का ये बड़ा अच्छा ये मॉडल बन जाएगा कि किसानों ने तो सुसाइड किया ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत कुछ कर दिया। दूसरी बात, जो ये कानून लेकर आ रहे हैं, किसानों के भले की बात कर रहे हैं, तो मेरा इन पे एक सवाल है, पहले कृपया बिहार के लोगों का भला तो कर ले। बिहार का किसान आज लूटा जा रहा है। बिहार का धान वहां से 600-700 रुपए क्विंटल खरीद कर पंजाब में बिक रहा है। ये आपकी सबके आंखों के सामने पूरा देश दिख रहा है। जहां बहुत बढ़िया पूरे देश का बढ़िया व्यवस्था है, वो क्या है कि यहाँ पे एमएसपी पर बिकने का भी का जो प्राविधान बन चुका है वो चल रहा है, और हमारा मंडी सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है। उसको बर्बाद करके बिल्कुल बिहार वाले पैटर्न पर लाने का, और वहां पर 2005 में एपीएमसी हटा दी गई। मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ। वहां पे जो आज यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में पूरे देश में करने का प्रयास किया जा रहा है, वो पहले ही 2006 से बिहार में किया जा चुका है। जब बिहार में ये किया, उसके बाद बिहार का किसान, जितने भी पूरे भारत में बिहार के लोग काम करने के लिए आते हैं, सभी का आप मंथन कर लीजिए, हर व्यक्ति के किसान मजदूर बन गया। हाँ, बिहार का वो सब किसान 42,000 रुपए सालाना आए है। ये हाल है, 3,500 रुपए महीना। मैं यही मैं कहना चाहता था कि अगर आपने की सरकार ने बहुत बड़ा करने की बात करी है, तो भाई पहले बिहार वालों का कर लो ना। आपसे पूछा, मेरा सवाल किसी से नहीं पूछा, पूछने के लिए इनके पास है। वो क्या है, आरएसएस का संघ का जो किसान विंग है, भारतीय किसान संघ, उनको लाते हैं, नहीं वो बैठते हैं। मेरे शो में कितनी दफा आए हैं बद्री नारायण चौधरी, वो कहते हैं हमसे भी सलाह नहीं, वो इनके जो पेट आदमी है ना जी, उनको बुलाते हैं। अब तो देख रहे हो ना आप, किसने कितने लोगों को ऐसे बुलाते हैं कि ये जी किसानों का नेता है, वो इनकी मतलब पक्ष में बात कर रहा है। अब तो पर 12 बार बातचीत की ना सरकार ने आपसे, आप वहां तख्ती दिखा देते हैं, यस और नो में बताओ। नहीं, तख्ती नहीं दिखाते हम, हमारी उस बात को समझने की जरूरत है। एक एक क्लॉज पे बहस हुई है। अगर क्लॉजों पे बहस हुई है तो सरकार को ये हमने एहसास करवाया है। इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी ये लिखते हैं अपने एक पेपर पे कि ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है। 9 गलतियां उन्होंने खुद इन कानूनों में दर्ज की, नोट की हैं। जब वो मानते हैं कि इन कानूनों में गलतियां हैं, वो वहां पे तसल्ली करवाई है ना। जब तसल्ली करवा दी, उसके बाद ये कहें कि अब इस पे और चर्चा, हम ये कहते हैं कि भाई चर्चा को छोड़ो, इसका हल करो। नहीं, चर्चा में एक मिनट दल्लेवाल साहब देखिए ना, एक मिनट, दर्शकों को भी बात समझ में आनी चाहिए। आज की तारीख में इन कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। 12 जनवरी से ये रोक लगी हुई है। तो ये बातचीत आप बैठकर टेबल पर, मेज पर बैठकर इसको खत्म क्यों नहीं करते? या आपने भी बंदूक तान रखी है, हमारी ही बात सही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसान तो भिखारी की तरह वहां पे गया है कि हमें ये दीजिए, ये मत, जो दे रहे वो मत दीजिए, हमें अगर देना चाहते हो तो आप एमएसपी की गारंटी का कानून दीजिए। तो एमएसपी की गारंटी सरकार दे दे तो बाकी तीनों कानूनों पर आप बात करने को तैयार हो? हाँ, मेरी बात सुनिए पहले। हाँ। हमने इन लोगों को, जब हमने अपनी बात रख दी, इन्होंने आज तक किसानों को दोबारा बातचीत के लिए नहीं बुलाया। सवाल इस बात का है
हम तो वहां अपनी बात लेकर गए हैं, वहां पे इन्होंने रोक दिया, हम वहां बैठे हैं। अगर वो सरकार की, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि सरकार किसानों को बुलाए और बातचीत के लिए। जब सरकार बुलाएगी, कभी किसानों ने ये नहीं कहा कि हम बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। तो किसान आज की तारीख में पंजाब में किसके साथ है? बीजेपी के साथ तो आप नहीं है, किसके साथ देखिए, हैं? किसान कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, या शिरोमणि अकाली दल? किसान ये मानता है, मैं हकीकत बात ये बता रहा हूं, देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं किसान की दुश्मन है, किसान को भिखारी बनाना चाहती हैं। तो किसान किसी के साथ नहीं होगा, किसी नोटा दबाएगा। नहीं, ये तो हर आदमी, जो हमारे संगठन का जो फैसला है वो यही होता है कि इलेक्शन के दौरान किसान या आम आदमी जिसको जी चाहता है उसको वोट दे सकता है। नहीं, पश्चिम बंगाल में तो आप कहते हैं ना बीजेपी को हराओ, यूपी में भी कह रहे हो बीजेपी को हराओ। मैं बताता हूँ। हाँ। अब यूपी में भी कहेंगे, क्यों कह रहे हैं? बीजेपी को हराओ, शिरोमणि अकाली दल को हराओ ये कहेंगे, कांग्रेस को हराओ या आम आदमी पार्टी को? मेरी बात सुन लीजिए पहले। हमारा ये कहना कभी नहीं था कि हम कोई किसी तरह की चुनावी आंदोलन करेंगे, ऐसा कोई हमारा निशाना नहीं था। चलूनी साहब तो पार्टी बनाते घूम रहे हैं। पहले मेरी बात पूरी होने दी। हाँ। हमारा ये था कि जितने संगठन इकट्ठे हुए हैं उन्होंने एक फैसला लिया था कि कभी भी चुनाव की बात नहीं करेंगे, कोई आदमी चुनाव की बात नहीं करेगा। हमारे बड़े बड़े मंच लगते रहे हैं, किसी पंजाब में, बाद में दिल्ली जाकर भी पंजाब के किसी भी नेता को हमने स्टेज के ऊपर नहीं आने दिया कि हम भाई गैर पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जब चौथी बार हमारी बैठक हो रही है, इन्हीं का नेता पीयूष गोयल जी हमें क्या कहते हैं, अगर आपके आंदोलन का असर होता तो हम बिहार की इलेक्शन क्यों जीत जाते हैं। तो उस दिन हमें यह कहना पड़ा वहां पे कि अगर आप इस आंदोलन की शांतिपूर्वक बैठे लोगों की बात सुननी वाजिब नहीं समझती, अगर वो बात समझते हो तो आने वाले समय में आपको वो बात भी, तो वो बात भी समझाएंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब में किसका समर्थन करेगा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा, मैं फिर से वो बात कह रहा हूं कि जहां पे मतलब जो बीजेपी है जिसने सबसे बड़ा देश के साथ धोखा किया, इसके पहले ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि कांग्रेस ने भी, तो कांग्रेस को भी नहीं वोट डालेंगे? मुझे बात करने दो। हाँ। कांग्रेस की समय ये जो आज कानून आए हैं, इनका जो शुरुआत होती है वो कांग्रेस से शुरू होती है 1994 में। तो जड़ वो कांग्रेस है, तो कांग्रेस भी नहीं, कांग्रेस बीजेपी भी नहीं, तो क्या आम आदमी? नहीं, वो भी नहीं, उनकी भी करतूत बताता हूं मैं सभी की बात आपके सामने रखूंगा, उस पर आता हूं, सबकी करतूत भी रखेंगे। पर पहले जगपाल भाई मुझे ये बताइए, यहां पर बड़ी बातें हुई कानून को लेकर, और आप पहले अमरिंदर सिंह, अब चरणजीत सिंह चन्नी किसानों के पक्ष में बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन खरीद शुरू होती है धान की, सबसे ज्यादा धान पंजाब में होता है। 1 अक्टूबर को वो शुरू हो जानी चाहिए, 10 अक्टूबर की तारीख तय की जाती है, उसे बाद में 3 तारीख किया जाता है, 13 को उसे बंद भी कर दिया जाता है। 20% अभी धान की खरीदी हुई है और 1000 रुपए से 1200 से 1400 के बीच धान खरीदा जा रहा है। अगर गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए है। बात यह है कि ये जो बीजेपी है, इसका इस सीजन में हमें शुरू से ही इशारा था, एक तरीके का उनका जो हमें दिख रहा था कि उन्होंने हमारे सामने बड़े चैलेंजेस रखे, क्योंकि ये साल जो है, इस साल में इलेक्शन का टाइम था और वो चाह रहे थे कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट के मसले में जो कांग्रेस है वो फेल होनी चाहिए। मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, ये किसान भाई हमारे साथ बैठे हैं, हमने इनकी जितनी 10 की 10 फसलें जो हुई हैं, साल में 2 फसलें होती हैं, सारी टाइम पे उठाई हैं और किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने। सारा धान उठाया है, सारा धान उठाया है। और धन्यवाद साहब, सारा धान उठाया नहीं। 1 सेकंड, अभी सामने बात हो जाती है ना। मैंने एक बात शुरू में ये अपनी बात रखते हुए ये बात कह दी थी कि किसान के लिए कोई किसान के पक्ष में नहीं है, सब किसान के दुश्मन हैं। ये लेकर आए कि 25 क्विंटल से ज्यादा हम धान नहीं खरीदेंगे, एक बात ये है। बाद में ये आ गया 28.80 क्विंटल हम खरीद लेंगे। हमने कहा भाई अगर किसी का 40 क्विंटल होगा एकड़ का, तो वो बाकी कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? वो कौन खरीदेगा?
तो अब किसने खरीदा? उससे भागते हुए नजर आए। हमें ये कहना पड़ा बड़ी रैली करके बरनाला में कि अगर आप लोग इस बात पे हो, ये कोई इतना नहीं, ये मत समझना कि हम केवल दिल्ली बैठे हैं, हकीकत बता रहा हूं मैं बात ये। तो आप धमकी दे रहे हैं? नहीं धमकी नहीं, मैं ये बता राजनीतिक दलों को। मेरी बात तो सुन लीजिए, सरकार की मैं बात कर रहा हूं। छोटे में, हाँ। सरकार को मैं ये कहा था उस दिन भी कि अगर ऐसा रहेगा, किसानों की लूट होगी, किसानों का धान नहीं खरीदा जाएगा, तो हम चंडीगढ़ भी घेर सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। एक मिनट जगपाल, आप कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप लिमिट्स ऐसी लगा देते हैं, किसान का पूरा माल तो खरीदा नहीं जा रहा। सारा माल खरीदा गया है। हाँ। और जो ये प्रेशर था, ये बीजेपी का ऊपर से प्रेशर बनाया गया था। उन्होंने ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी जिनको हमें कानूनी तौर पे मानना पड़ रहा था। जो 10 तारीख इन्होंने बढ़ाई थी, आगे किया था, वो भी बीजेपी का ऊपर से रूल आया था, एफसीआई का, उसकी वजह से किया गया था। हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ कांग्रेस हमेशा रही है। इनके ग्रुप हो सकते हैं, किसानों के ग्रुप हो सकते हैं, हमारे लिए किसान एक है और हम किसान को एक समझते हैं। बीजेपी का ही दबाव था कि 2017 में अमरिंदर सिंह की सरकार बनती है, तब आप गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो होता नहीं है, ऐसे भी होता है, ठीक है, वो तब बढ़ाया और अब 25 रुपए बढ़ाकर आप किसान के हितैषी बन गए। अभी हमने 50 रुपए बढ़ाया और हरियाणा से भी ज्यादा बढ़ाया। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जब हम 2017 में आए थे और 4 साल तक कुछ नहीं बढ़ाया। आपको इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, हम जुम्मेवार सरकार है, जुम्मेवार पार्टी है, पंजाब के हित की बात करते हैं हमेशा। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 10 साल अकाली दल का राज रहा है, यहाँ पे हालात ये बन गए थे कि तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था। हमने अपने आप को पहले कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद जब हमारे को वक्त मिला और जब समय आया, हमने 2,73,000 करोड़ का कर्ज है आपके ऊपर, 50 रुपए का हमने बढ़ोतरी दी है, जो सबसे ज्यादा इस देश में। और दूसरी बात यह है, जब किसान आंदोलन चला था, हम सबसे पहले इनके साथ खड़े थे। पंजाब में आंदोलन हुआ, जब एक भी कोई वारदात हुई हो, एक भी जगह पे इनको रोका गया हो, क्योंकि हम अपने आप को किसान समझते हैं, हम किसान के बेटे हैं। पार्टियां अलग हो सकती हैं, पर जो कृषि है वो सारे देश का एक है, किसान सारे देश का एक है। और उसके लिए कुलतार भाई, एक सेकंड, कुलतार भाई, किसान सारे देश का एक है, पर किसान को देश का माना भी जा रहा है क्या? बताया तो ये जाता है कि ये जी किसान आंदोलन, ये तो दल्लेवाल जैसे बड़े बड़े किसानों का आंदोलन है, ये आड़तियों की आवाज बन गए हैं, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो नक्सली हैं, इन संज्ञाओं से नवाजा जा रहा है। देखिए संदीप जी, आपने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि देश को आजाद कराने वाला कौन था? वो किसान था, किसान का बेटा था, जिसने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, जिसने अंग्रेज को यहां से भगाया और बाद में भारत देश को समृद्ध बनाया। अरे हम तो कटोरा लेके दुनिया में घूमते थे कि हमें आप अन्न दे दो, लेकिन हमें आज अगर हमारे पास पर्याप्त अन्न है, हमारे देश के लोग अन्न खा रहे हैं, देश में से पैदा हो रहा है, वो किसान है। और अभी भी अगर चाइना के साथ लड़ना होता है, पाकिस्तान के साथ लड़ना होता है, तो किसान का बेटा लड़ता है। अरे आप लोग, आपने गुजरात में एक नैरेटिव सेट कर दिया कि उस नैरेटिव से हम हर किसी को बदनाम करके उसको प्रताड़ित करेंगे, उसको कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे। वही गलती इन्होंने दिल्ली में की है। ये किसान को आतंकवादी बता रहे हैं, देश का दुश्मन बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका वो जो फॉर्मूला था वो इन्होंने यूपी में शायद कामयाब कर लिया होगा, कहीं और कामयाब कर लिया होगा, वही फार्मूला यहां पर लगाने। लेकिन ये भूल गए कि सारा देश वो किसान का है। ये किसी अंबानी का देश थोड़ी है, किसी अडानी का देश थोड़ी है, ये तो किसान का देश है। किसान ने इसको आजाद कराया, किसान की वजह से हस्ती है। एक नक्शे को आप देश नहीं कहते, आप इसके देश के लोगों को देश कहते हैं। सो इनको आप जितना बदनाम करने की कोशिश करेंगे, इतना हमारा जो देश प्रेम है उसको कम नहीं कर सकते। कुलतार भाई, आपकी पार्टी भी तो यही करती है। हर साल अक्टूबर और ये नवंबर का महीना आता है, दिल्ली में आपके नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं, अरे जी दिल्ली का दम घोट दिया, ये हरियाणा पंजाब से सारा धुआं आ रहा है जी, ये किसान पराली जलाते हैं, आप दिल्ली में तो काम कर लेते हैं। दिल्ली में कितनी धान बोई जाती है? देखिए, किसान नहीं, एक मिनट पूरी बात मैं कर लूं ताकि दर्शकों को भी समझ में आए जी। ये तो भला हो जस्टिस सूर्यकांत का, सुप्रीम कोर्ट के जज का,
जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्होंने कहा अरे भैया 5 सितारा होटल में बैठ के किसानों को गालियां मत दो, 5-10 बीघे के किसान हैं, इतनी महंगी मशीन कैसे खरीदेंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और धन्यवाद करता हूं जस्टिस सूर्यकांत का, जिन्होंने ये बात लोगों के सामने रखी। अगर मैं कहता तो ये बात माननी थी, कोई मानता नहीं था। आप ही के नेता नहीं मानते, किसानों पर ब्लेम गेम चलता है ना। बिल्कुल नहीं संदीप जी, यहां पे थोड़ा फर्क है। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से एक भी शब्द आप जिसमें ये बता दें कि किसान इसका कसूरवार है, तो मैं यहां पे माफी मांगूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा है कि अगर धान का जो रेजिड्यू है, जो पैडी स्ट्रॉ है, अगर इसको आग लगाई जाती है, किसान मजबूर होता है। अरे यार, किसान के भी तो बच्चे हैं, उसको भी जहरीली हवा लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो उसका जिम्मेदार जाता है धुआं। सर बिल्कुल सबसे पहले उसको जाता है, और उसका जिम्मेदार पंजाब की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, यूपी की सरकार है। 300 करोड़ लेकर बैठे हैं ये पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट का, अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं किया। और जो इंडस्ट्री थोड़ी बहुत बची थी पंजाब में, वो भी बंद होने के कगार पे आ गई है। और ये किसान की भलाई की बात करती है पंजाब सरकार। अभी आधा घंटा पहले, संदीप जी मैं आपके मंच का यूज कर लेता हूं, आधा घंटा पहले एक किसान का फोन आया सिरसिड़ी गांव से कि मेरा दिल करता मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा भैया क्या बात होगी? कहता मेरी 100 एकड़ गेहूं बोई थी, वो निकली नहीं, उसको दोबारा बोना है, लेकिन बिजली नहीं आ रही 2 दिन से। ऐसी सरकारें बना रखी हैं और कसूर देते हैं हम किसान का। किसान जैसा मतलब कर्मयोगी, देश प्रेम करने वाला, कुर्बानी करने वाला देश में कोई नहीं। और आज किसान का देख लिया होगा इन्होंने, ये शायद किसी भ्रम में थे कि किसान को कुछ मालूम ही नहीं है। सोनिया, ये आपने चारों बड़ी पार्टियों के नेताओं की बात सुनी, सबका दर्द छलक रहा है। मतलब किसान के प्रति इतनी संवेदनाएं दिख रही है, और किसान कह रहा है भैया मेरा कुछ भला कर दो। तो इनमें से कौन भला करता दिख रहा है? देखिए, पिछले लंबे टाइम से किसान जत्थेबंदियां ही हैं जिन्होंने गांव-गांव में एक छोटे-छोटे मोर्चे लगा के दिल्ली में इतना बड़ा मोर्चा खड़ा किया है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि किसान जत्थेबंदियां हैं जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमेशा ही किसान की आवाज़ को बुलंद करती हैं विदाउट एनी प्रॉफिटेबल डील्स। क्योंकि मैं 1 साल से टिकरी बॉर्डर पे रही हूँ, मैंने देखा है सरकार के कानों पे कोई जूं नहीं सरकी। सरकार ने ना तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ है, बिजली काट दी गई, इंटरनेट काट दिया गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के हित में होता है, पर इस बार तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हमें बीजेपी के ही नजर आए कि वो एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने एक बार नहीं सोचा कि किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं कि एक ट्वीट ही कर दें, कुछ तो बोल दें, सिवाय कि बीजेपी के 600-700 किसानों की मौत हो गई। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो उल्टा हमें टेररिस्ट बोलते हैं, माओवादी बोलते हैं। के झंडे वहां लहराए जाएंगे या उस तरह के नारे लगाए जाएंगे, या वहां पर निहंग एक आदमी को काट डालेंगे बेअदबी का आरोप लगाकर, तो सवाल उठेंगे ना। या 26 जनवरी को हुड़दंग होगा दिल्ली में। देखिए, ये जो जितनी भी ये एजेंसियां करवाती हैं ना, ये सारा कुछ ये एजेंसियों का है। जी, ये एजेंसियां कन्वीनियंट लॉजिक नहीं, कन्वीनियंट लॉजिक नहीं है। 26 तारीख को मैं खुद किसान आंदोलन में सबसे आगे टिकरी बॉर्डर पे लोगों के साथ, अपने किसान नेताओं के साथ गई थी अंदर, जब हमने एक बड़ा शांत में पीसफुल हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बीच में घुस जाते हैं, जो पहले ही चल रहे थे वहां पे उग्राहा जत्थेबंदी का झंडा लेके, जबकि हमें पता है कि उग्राहा की जत्थेबंदी का जो एक रूट था वो डिफरेंट रूट था। तो ये लोग घुसाए जाते हैं, जो एजेंसियों के लोग हैं, जो किसान आंदोलन को एक बहुत बड़े तरीके से बदनाम करना चाहते हैं। ये जो निहंग सिंह वाला किस्सा भी पीछे हुआ, ये भी इसके बीच में भी इंक्वायरी चल रही है। ये भी एक किसान आंदोलन को खराब करने के लिए, ढाल लगाने के लिए ये बीजेपी गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है कंटिन्यूसली, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सफल नहीं होगी उनकी कोशिश, क्योंकि उन्होंने हमें टेररिस्ट बोला, खालिस्तानी बोला, माओवादी बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। चलो एंड में इतना तो विश्वास किया, जिस दिन हमारी पहली पार्लियामेंट, किसान पार्लियामेंट लगी थी, तब इन्होंने विश्वास कर दिया भी हम किसान हैं, एटलीस्ट तब विश्वास किया। तब से तो नेशनल चैनल लगे पड़े थे, ऐसे लगे पड़े थे कि जैसे तो चाइना से फंडिंग आ रही है। आप किसी के साथ डिस्कशन में बैठ जाते हो, कोई किसान की बात करता नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करती करती थक गई सभी से कि आप बॉर्डर्स पे रहते हो, दिल्ली में रहते हो, एटलीस्ट एक बार बॉर्डर आके देख लो कि बेचारे हमारे बुजुर्ग इतनी ठंड में। सारे लोग नेशनल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, अरे ये तो आड़ती हैं
अरे ये तो बड़े बड़े किसान हैं, ये तो किसानों की एक छवि ये बना रखी है कि मर्सिडीज पजीरों में घूमते हैं, जीन्स पहनते हैं, लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि किसान अंग्रेजी कैसे बोल सकता है। देखिए, किसान हमेशा गरीब ही रहेंगे। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। क्यों किसान के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हो सकते? हमारा पूरा हक है। किसान पूरे देश का अन्नदाता है, पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। क्यों हमारा हक नहीं है कि हम गाड़ियों में घूमें? हम आपको हमेशा जो पिक्चरों में दिखाई देते हैं गरीबी दिखाई दें क्या? हमारा हक है। हमारे किसानों के बच्चे बाहर पढ़े लिख के बड़े IAS ऑफिसर्स बने हुए हैं, डॉक्टर हैं। आज किसान का बेटा आज 86% किसान तब भी 2 हेक्टेयर का मतलब हुआ 25 बीघे से नीचे की जमीन का रकबा है उसके पास। 25 बीघे में आप 10,000 12,000 रुपए पर महीना नहीं कमा सकते, जो हम एक मेड को दे देते हैं बड़ी आसानी। बिल्कुल आपने सही कहा। जितनी किसान खेतों में मेहनत करता है उसकी लागत उसको नहीं मिल पाती, इसीलिए 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है OECD के मुताबिक। 2000 से लेकर 2015 के बीच 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों का नुकसान हुआ, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हुई। देखिए, इसी बात की MSP के फिक्स के ऊपर हमारी लड़ाई चल रही है। यूपी में जाके मैं देखती हूँ, यूपी के किसान भी इतने दुखी हैं कि वो इतनी मेहनत करते हैं, उनको दाम ही नहीं मिल पाता। आज भी उनका जितना भी वहाँ पे धान बिका है 900 रुपए 800 रुपए, कहीं पे जाके वो लखीमपुर खीरी पे कहीं 1100 1200, वो इतने ज्यादा दुखी हैं। वो भी MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं इस टाइम। ये आंदोलन राजनीतिक होता जा रहा है। देखिए, आप बीजेपी का विरोध करेंगे, किसी और को जितवाने के लिए जाएंगे तो राजनीति का आरोप लगेंगे। देखिए, बीजेपी का बाइकॉट हम करते हैं, क्योंकि बीजेपी जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है, जिसके नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी के बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने नहीं सोचा कि वो एक पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। वैसे तो बड़े झूठे वादे करते हैं कि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमें किसानों के बारे में सोचना चाहिए। छोटा किसान बने देश की शान, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा। बोलने से तो कुछ भी बोलते हैं, पर किया पिछले आज आई थिंक मैं हैरान हूं उनके मतलब उनमें एक ह्यूमन नेचर भी नहीं है कि यहाँ दिल्ली में बैठे थे, आके देख लेते एक बार। उल्टा साजिशें करने की कोशिश की। मैं तो बीजेपी से ये एक्सपेक्ट करती हूँ, चाहे धर्म जात के नाम के ऊपर दंगा फसाद हो, चाहे किसी को लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, चाहे मुस्लिम को काटने की बात हो, ये हमेशा दंगे फसाद ही करवाते हैं। चाहे वो जाट आंदोलन हो, चाहे वो गुजरात में हो, हर जगह पे मैं बीजेपी सरकार से तो मैं पर्सनली आई हेट देम। कुलदीप, मुझे ये बताओ, hate is too big a word. We shouldn't use words like hate. I hate them. Really, I hate them. पर हमारा एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म है, तो हम ऐसे शब्दों पर तवज्जो नहीं देते। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी, जब आप अपने बुजुर्गों को ठंड में कामते हुए देखते हो ना, जब अपने भाइयों के ऊपर गाड़ियां चढ़ते हुए देखते हो ना, तो नफरत तो होगी ही कुलदीप, और ये जायज है। राजनीतिक मुद्दा बन गया है किसान पर। जो पीयूष गोयल की बात की दल्लेवाल साहब ने कि अरे आपका तो कोई आंदोलन ही नहीं है, हम बिहार कैसे जीत जाते हैं। आप कह रहे हैं किसानों की जो मांगे हैं या समस्याएं हैं उनकी अनदेखी हो रही है। आप ये बात तो मानते ही हैं, पर क्या चुनावी नतीजे अब ये तय करेंगे कि ये आंदोलन में दम है या नहीं? फर्ज कीजिए बीजेपी यूपी जीत जाती है, तो मतलब इस आंदोलन की जो मांगे हैं, जो या किसानों की समस्याएं हैं, वो दरकिनार हो जाएंगी। अब चुनाव तय करेंगे किसान सही है या गलत है। नहीं चौधरी साहब, ये बिल्कुल कोई पैमाना नहीं। देखिए, पहले तो मैं डल्लेवाल साहब जी ने जो बात कही है मैं उनका जवाब दे दूं, क्योंकि बड़ा मेरे को प्रतीक्षा करनी पड़ी उनका जवाब देने। उन्होंने बिहार की बात कही, और ये प्रश्न इस मंच से अगर क्लियर हो जाए तो सारे देश में जाएगा। तो बिहार की बात आंदोलन में बार बार हुई कि बिहार का मॉडल फेल। देखिए, बिहार से लेके हमारे जो राजनेता, बड़ा फ्रॉड हो रहा था यहाँ पे। अभी कांग्रेस के नेता भी बोल रहे थे कि वो बीजेपी का प्रेशर था जी, हमसे धान उठाया नहीं गया। प्रेशर क्या था? जितनी हमारी जमीन है उससे ज्यादा का धान जो PDC में ये लोग पंजाब सरकार बेच के हमको देती है, केंद्र सरकार को। तो ये कहीं से लेके आते हैं। तो कौन लोग है जो उठाने जाते हैं? कुछ राजनीतिक लोग हैं जो जाते हैं, उनके पकड़े भी गए, और कुछ किसान नेता भी पकड़े गए पीछे कुछ समय में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। बिहार में कानून लागू नहीं है, ये आपके सारे दर्शकों को मैं बता दूं। ये कानून से पहले की स्थिति है, 4 आदमी इकट्ठा होते हैं और वो पूल कर लेते हैं। जब सारे देश से कंपनियां
देखेंगी कि वहां पे कुछ चीज चाहिए हमें, वहां पे पड़ी हुई है, तो उनका भाव बढ़ेगा भाई। हाँ, ये तो आम एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल एक अर्थशास्त्र है कि जब ग्राहक बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा। तो उस चीज को समर्थन मूल्य बना दो। संदीप जी ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं एक बार एमएलए साहब मेरे ये को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को पूरा करने दीजिए, आपका समय मिला, आप भ्रमित ना होइए। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है जिसको जिसके लिए कानून आए हैं। पुरानी व्यवस्था चल रही है, तो साथ में नहीं जी। ठीक है ना कि बड़ी कंपनियां आएंगी, वो खरीदेंगी, डिमांड ज्यादा होगी तो रेट बढ़ेगा, एमएसपी पर सरकार खरीदे और उससे ऊपर पर प्राइवेट कंपनी खरीदे तो कानूनी जामा पहना दो। बात तो वहीं घूम कर आ गई ना। बिल्कुल, मैं पहले बात ही यहां से शुरू की, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये माननीय डल्लेवाल साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कानून वापसी की जिद को छोड़कर इस पे बात करें। आदेश है, संसद में भी पारित होने की जरूरत नहीं, कानून का भी हिस्सा नहीं, सिंपल ऑफिशियल ऑर्डर पर हो जाएगा। तो इस पे बात तो करनी पड़ेगी ना चौधरी साहब। अभी 1 साल हो गया, बात ही नहीं हुई यार। आप ऑर्डिनेंस ले आए ना। नहीं एमएलए साहब, आप ज्यादा अग्रेसिव मत होइए, मैं अभी आपकी बात पे भी आ रहा हूँ। इन्होंने अभी बोला कि केजरीवाल साहब ने नहीं ब्लेम किया। मैं बताना चाहता हूं, ये कानून से आम आदमी, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को भगाया कि आप कैसे किसानों को बोल रहे हो, ये तो 3-4% का पोल्यूशन है, 3-4% से ज्यादा पोल्यूशन है। और ये केंद्रीय हमारी गवर्नमेंट ने वहां पे अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, 4 भी आया, 10 तो भी आया, आप क्यों बोल रहे हैं? ये तो किसानों को ब्लेम कर रही थी। आप कह रहे हैं किसानों ने भगाया, आप पिंड में जा रहे हो, आराम से प्रचार कर पा रहे हो, या भगाया जा रहा है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको भगाया, मैं आपसे पूछ रहा नहीं भगाया। मैं पिंड की सूरत हाल पूछ रहा हूँ। जब आराम से जा रहे हो कुलदीप भाई। जब हमारा समय आएगा हम भी जाएंगे। समय आएगा, समय नहीं आया हमारा समय आएगा, हम भी जाएंगे। अरजीत बुल्लर साहब, आपके लोग, आपके नेता 83 सीट तो अनाउंस भी कर दिया आपने, उम्मीदवार जा पा रहे हैं पिंड? देखिए, मैं 2-3 चीजों का चौधरी साहब जवाब ना, मैं पहले इस बात का जवाब दीजिए ना। मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। मैं डल्लेवाल साहब की एक बात ना, पहले ये बताइए पिंड जा पा रहे हैं? हमारे लोग बिल्कुल जा पा रहे हैं। 1-2 जगह पे जरूर वहां पे विरोध हुआ है, और स्पेशली एक नेता है जो किसान नेता हैं, वो बार बार विरोध कर रहे हैं, और उनको एक बार नहीं कई बार उनको जवाब भी दिए गए जिन्होंने सवाल किए, और दोबारा भी करेंगे, दोबारा भी हम उनके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन हर जगह पे हमारा विरोध नहीं हो रहा है। सुखबीर बादल से भी परसों ही 18 सवाल पूछे ना, 7 उन्होंने सवाल उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ खड़े होकर के हाथ जोड़ के उन्होंने सारी बातों के जवाब दिए हैं। और उनको अगर 10 बार पूछे जाए, उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसान नेता, हमें जैसे इनको बोला गया था कि कोई भी जिम्मेवारी लगाएं, हम निभाने को तैयार हैं। और जैसे 17 तारीख को हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था, उसके अंदर लोग संसद का घेराव करने गए थे, और जैसी चीजें उसमें हुई हैं वो सब इनको पता है। डल्लेवाल साहब बैठे हैं, कैसे लोगों ने वहां पे बदतमीजी भी की कुछ लोगों ने, और इनके ध्यान में भी लेके आए हम लोग बात। डल्लेवाल साहब ने एक बात बोली थी कि जिसके अंदर किसान संघ जो है वो उनको अहमियत दे रहे हैं। मैं डल्लेवाल साहब को बता देना चाहता हूँ कि पंजाब में मेरे पास जिम्मेवारी थी किसान संघ की, और हमने बड़े धड़ल्ले से बोला था कि जब 32 लोगों को, 32 जो जथेबंदियां, उनको आप वहां पे बुला रहे हो, तो किसान संघ को क्यों नहीं बुला रहे हो? हमें भी वहां पे हिस्सेदारी बनाई है, लेकिन हमें नहीं पूछा गया इस चक्कर में। और दूसरा ये बता देता हूं कि जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने स्टेज से ये चीज बोली थी कि ये जो कानून है ठीक नहीं है, इनके अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए। उनकी भी सुनवाई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने नहीं की। और कुलदीप, एक सवाल मैं और पूछ लूं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। पिछले साल बहुत दफा बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने मेरे सामने दावा किया 92 लाख लोगों से रायशुमारी की गई। मैंने कहा वो डिटेल तो दे दो। 1 साल होने का आया, वो डिटेल नहीं आई। वो 92 लाख लोग कौन थे जिनसे पूछकर ये कानून बना? नहीं, देखिए, ये सरकार का इंटरनल मैटर है, और देखिए सरकार एक प्रोसेस है। कोई भी सरकार कानून बनाती है, और खास तौर पे हमारी जो भारत सरकार है, ये भी और इससे पहले भी। अच्छा, बिना पूछे संसद में बिना चर्चा के पास हो जाएगा? मेरी बात सही। हमारे जितने भी एमपी है उनका वोट आया है, सभी ने, जो सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उनका वोट आया, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सभी का मत। और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का भी मत आया है, और सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में से 32 ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध किया, और किया, हमने सत्कार किया, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर। प्रधानमंत्री ने बोला कि पवित्र आंदोलन है, हम इसका सत्कार करते हैं। और पंजाब में इसका नुकसान होगा। मैं सोनिया जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हम लोग 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। हमने कांग्रेस का इतिहास देखा है, गोलियां मारकर तीसरे महीने में भगा देते मार दे, उसका असर भी देख लेंगे।
मार दी हमारे क्यों किसानों को मारे? गोलियां, हम खाने क्यों मारे आगे भी भाई? तो हमारे क्यों किसानों मारे? को उड़ा धमकी दिया दे रहे ना, हैं, हम मारे? धमकी दे रहे हैं, आगे हमारे क्यों किसानों मारे को उड़ाया, भाई? ये इन्होंने कितनी बेदर्दी के साथ। संदीप भाई मैं इसका क्यों जवाब मारे? देना चाहूंगा इनकी बात का। हम एक मिनट कांग्रेस सुनिए। थोड़े हैं। मारो, हम तो गोली खाने के लिए बैठे हैं, मार लो। कांग्रेस थोड़े हैं। बात आपने रिटॉर्ट कर कांग्रेस दिया। थोड़े हैं। एक मिनट कुलदीप, अच्छा, कांग्रेस ने क्या किया भाई? देखिए अभी एक मिनट, हाँ अरजीत। देखिए संदीप भाई, एक आपने सोनिया जी को एक सवाल किया था कि वहां पे निहंग जो थे उन्होंने किसी को काट दिया बेअदबी के नाम पे, लेकिन आपने उससे आगे ये बात नहीं चलाई कि वो किसने काटा और वो उससे पहले किसके साथ में तोमर साहब के पास में जाकर के लंच करके आया। यस, एक कैट, पुलिस कैट, जिसने यहाँ पे हजारों नौजवानों का कत्लेआम किया हो जब यहाँ पे गड़बड़ थी, वो उसके साथ में जाकर के कुछ दिन पहले तोमर साहब के पास लंच करके आता है और उसके बाद में ये साजिश जो है बाहर आ जाती है, क्योंकि बीजेपी साजिशों के साथ में इस आंदोलन को और उस दबाना साजिश का चाहती है। क्या आप हिस्सा बने रहे? और एक और मैं बात करना चाहता हूं, जो कांग्रेस की बात का जवाब देना चाहता हूं। जो मेरे भाई यहां बैठे हैं, उन्होंने बोला कि जी 10 साल का राज के अंदर जो अकाली दल था वो बिल्कुल साफ करके चला गया। 4.5 साल तक ये लोग क्या करते रहे? इनके मंत्री क्या प्लानिंग करते रहे, इनके वित्त मंत्री क्या प्लानिंग करते रहे, इनके पास खजाने में पैसा ही नहीं आया 4.5 साल तक। और आज इनके मुख्यमंत्री यहाँ पे बैठ करके ये बोल रहे थे कि हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन वित्त मंत्री आज भी नहीं बोलते कि पैसा है हमारे पास। बिल्कुल, आप क्या घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? कांग्रेस जब ये बात कहती है, क्या ये सही नहीं है कि इन कानूनों के आने से पहले ही देश के 22 राज्यों में इनके 3/4 हिस्से तो वैसे ही लागू हो गए थे और उसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है, और मैं आपके नेताओं के नाम गिनवा सकता हूं। कांग्रेस का कैसे हाथ है उसमें? कानून ये लागू किसी ना किसी स्वरूप में, ये कानून पहले ही राज्यों में लागू नहीं हो चुके थे क्या? हम ये कानून लागू नहीं हुए थे, और जो एमएसपी का इशू है उसको आपने दे दिया। एमएसपी तो 1967 में इजाद हुआ था। जब एमएसपी हमने शुरू से दिया था, और जब 67 से 77 आपकी सरकार, 80 से 90 की 89 हमारा आपकी चलता रहा सरकार, है। 2004 से 2014 आपकी सरकार। एमएसपी क्यों नहीं बनी कानून? एमएसपी उस टाइम मिल रहा था, एमएसपी कानून, क्योंकि हमारी एक 2014 के बाद 2015 में रिपोर्ट आई शांता कुमार कमेटी की, जिसमें उन्होंने यह भी कह दिया होती है एमएसपी पर, जिसमें उन्होंने यह भी कह दिया कि एफसीआई को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, वो तो अलग बात है। 2014 तक मतलब खरीदी 6% हो रही थी, क्योंकि इस प्रदेश में हो रही थी, साथ वाले प्रदेश में हो रही थी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया है। जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी, कैरो साहब जब आए हैं, लैंड कंसोलिडेशन, आप अभी किसानों की बात कर रहे थे कि दूसरे प्रांतों में लैंड की कंसोलिडेशन नहीं हुई है। यहाँ पे लैंड कंसोलिडेशन जो है एक कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने यूनाइटेड पंजाब में की थी, और उससे जो किसान है हमारा, उससे आगे बढ़ पाया। आज आपने बात की, लोगों की गाड़ियों की बात की, पंजाब की जो उन्नति हुई है किसान की, उसकी बात की। उसका सबसे बड़ा कारण था वो रूट कॉज। उन्नति एक ऊपर क्रीमी लेयर की हुई है, ऊपर की नहीं है। पंजाब में सारी जगह पे है। 1 लाख रुपए से ऊपर का कर्ज है किसान के पास, पानी नहीं मिल पा रहा है उसे। पानी पंजाब पानी में एक समस्या है कि नहीं? पानी पंजाब में समस्या नहीं रही है, क्योंकि पंजाब में कैनाल समस्या नहीं। कैनाल सिस्टम जो हमने डेवलप किया था हाँ। कांग्रेस टाइम के ऊपर, वो आज भी चल रहा है। और उसके बाद जो ट्यूबवेल्स थे, कुछ एरिया में ट्यूबवेल्स लगे और लेखपाल नीचे का भाई, पानी। देखिए संदीप ऐसा जी, है, उस पानी मैं के थोड़ा- लिए आज भी हम मैं लड़ रहे हैं। जमीन को जानता हूं, ये कह कुलतार भाई, पानी की कोई समस्या नहीं है। देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा से ज्यादा 15 साल के बाद पंजाब नहीं रहेगा, राजस्थान बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। ये समस्या है। अरे हमारा सरफेस वाटर सारा जहरीला कर दिया, हमारा ग्राउंड वाटर हर साल नीचे जा रहा है, वाटर टेबल। सारा जो बहुत पानी बड़ी यूज हो समस्या रहा है। वो कैनाल सिस्टम का पानी यूज हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा पानी जो यूज होता है, नहीं तो जमीन खराब हो जाती है। ट्यूबवेल कहां से आते और हैं? कैनाल सिस्टम जो दिया था वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे वो कांग्रेस पार्टी ने किए थे, कैरो साहब के टाइम में हुए थे, और यूनाइटेड पंजाब में हुए थे। और पंजाब और हरियाणा का जो किसान है, दूसरे सारे किसानों, देश के किसानों से हर राजनीतिक दल, और मैं कांग्रेस की बात आपसे पूछ रहा हूं, दुखी है कि ये किसान किस तरफ जाएगा? दुखी है, हम सब दुखी हैं इस चीज के लिए, क्योंकि नहीं, जो बीजेपी दिल में धड़कन तेज हो जाती है। होती है, क्यों नहीं होती है। आज हमारे भी वही जो हालात बने हुए हैं यहाँ पे पंजाब के, बीजेपी षड्यंत्र पे षड्यंत्र रच रही है और हमारे किसान को फेल करना चाह रही है। कभी किसी पे रोक लगाती है, कभी किसी चीज पे रोक लगाती है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब हमारा सिक्का ही खोटा हो, जो अकाली दल था,
जो पार्लियामेंट में बैठा था, जो स्टेट में बैठा हुआ था, इन्होंने उस टाइम जब टाइम था अपने काम, जब मुख्यमंत्री के चिड़िया लिए भी चुग बात गई, कर तो उसके बाद लीजिए क्या ना। करना? मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम जो इनकी जिम्मेवारी बनती थी एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट में बैठे थे, अगर ये उस टाइम चौकस होके लोगों को ये बात, किसानों को बात बताते, शायद ये जो हुआ है हिस्टोरिकल ब्लंडर किया बीजेपी ने, कहीं ना कहीं रुक सकता था और कहीं ना कहीं उस पर डिबेट हो सकती थी, पर ये तो उसका हिस्सा थे। डिबेट किसने की है इस देश में? कुलतार भाई दिल पर हाथ रखकर बताइए। ये तो किसान संदीप जी, आंदोलन इनका चल मैं रहा है। बात का एक जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट हरजीत भाई, आ रहा हूं। और सभी से सवाल है ये मेरा, पहले मैं कुलतार भाई से शुरू कर रहा हूं। इस देश में किसानी को लेकर चर्चा कब हुई? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये कम से कम चर्चा हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, एसएपी क्या होता है, प्रति किसान की आय कितनी है, कितना कर्ज है, इस बारे में चर्चा होती थी कभी? संदीप जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हमने 2011 में एक किसान स्वराज यात्रा निकाली थी। उस समय हम लोग जब जाते थे दूसरे राज्यों में, तो कर्नाटक का किसान हम बोलता था यार हमें पंजाब जैसा बनना है, हमें हरियाणा जैसा बनना है। केरला का किसान बोल रहा था कि हमने पंजाब जैसा बनना है। तो इन लोगों ने चर्चा तो करवा दी, लेकिन सारे देश जैसा पंजाब और हरियाणा को करने का जो लेके आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जेनेसिस इसमें है कि सस्ता लेबर लाना है। भारत के 60 करोड़ लोगों को खेतीबाड़ी से निकालना है और अंबानी अडानी को खेतीबाड़ी देनी। क्या रे, उसका दादा खेती करता रहा, कौन करता रहा? क्यों अंबानी? अरे यार, एक मिनट, नहीं सोनिया प्लीज, लिखा है उस फिल्म में अंबानी अडानी? आपको लिखा भी दे दूंगा आपको, मतलब एक अंबानी अडानी क्यों गुमराह कर रहे हो? लिखा भी दे देंगे आपको। माइक में थोड़ा सा फिर, नहीं तो वो करना पड़ेगा ना, माइक म्यूट भी कर देता हूं मैं, बीच में नहीं, सबको मौका दे रहा हूं ना, बोलिए। तो ये तो हमारे मतलब सपना था पिछले 20 साल से, जब से थोड़ी बहुत समझ आई है कि किसान भी किसी दिन उठेगा। इस बात के लिए तो मैं मोदी साहब का धन्यवादी हूं कि आपने देश के किसान को एक कर दिया। पहले वो पंजाबी था, हरियाणवी था, यूपी का था, केरला का था, लेकिन अब जब बात देश की आई है, देश को बचाने की आई है, तो सारे देश का किसान एक साथ खड़ा हो गया। ये डिस्कशन हो रही है, ये आपके भी धन्यवादी हैं हम। एक और अहम बात आपने कह दी, जो ये पंजाब हरियाणा, और दल्लेवाल साहब आप बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे। पंजाब हरियाणा की जब बात होती है कि भाई वो लहलहाते सरसों के खेत और वो समृद्धि और वो दूध दही का खाना, पर यहां पर ये तस्वीर ये सतही है क्या? और धान और गेहूं 23 फसलें हैं जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, इसकी खरीदी ज्यादा होती है और पंजाब हरियाणा में ज्यादा होती है। तो उससे ऐसे लगता है कि यहां पर किसान, अरे भाई पता नहीं कितने पैसे कमा रहा होगा, जबकि बाकी 21 फसलों को देखेंगे 5% से नीचे तो आज भी खरीदी हो रही है। बाजरा वगैरह की तो 0 खरीदी हो रही है एमएसपी पर। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि जो आपने बात कही है कि क्या वो खरीदी हो रही है, क्या किसान समृद्ध है, ये बात है। आज पूरे पंजाब के किसान के सर पे जो सरकारी आंकड़े के अनुसार कर्ज है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। वो कहाँ से आ गया, क्यों आया, अगर किसान इतना समृद्ध था? दूसरी बात, ये इन लोगों ने किसान को दूसरी फसलों का भाव ना देकर, उनका समर्थन मूल्य पे उनकी खरीदी ना करके किसान को फंसा रखा है। वो गेहूं और धान को पैदा करे। मक्की का एमएसपी 1840 रुपए था और पूरे पंजाब में जितना मक्की बिका है वो 600 रुपए 700 रुपए क्विंटल पर बिका है। सभी ने देखा है, किसान लूटा गया। अभी आपने बात कही है कि बाजरा पे कोई खरीदी नहीं, हमारी आंखों के सामने है। सरकार का आंकड़ा है, मैं अपना आंकड़ा नहीं देता कभी भी। सरकार का आंकड़ा है। चना की खेती करता है हमारा किसान, उसकी खरीदी नहीं होती। दालों की सब्जी खेती करता है हमारा किसान, उसकी खरीदी नहीं होती। तो राजनीतिक सबक से ही किसानों की समस्या का हल निकलेगा क्या? देखिए मामला क्या है, देखिए हमारे पास और रास्ता क्या है। हम आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे बैठे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे ये लोग, और ये कह रहे हैं कि आपके आंदोलन का, आप कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस वो एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। हाँ, मैंने ये बात की है कि 1994 में जब गैट पे साइन होते हैं
उस समय प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव जी। और घैट का जो 12वां अध्याय है उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि किसानों को एमएसपी देनी बंद करो, किसानों को हर तरह की सब्सिडी देनी बंद करो। और उसी पे आज ये कानून आए हैं, एमएसपी को खत्म करने के लिए ये कानून आए हैं। हाँ। और उसी पे ये काम हो रहा है। तो मतलब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सारे राजनीतिक दल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज सारे बात कर रहे हैं कि पंजाब का पानी बहुत नीचे चला गया, आने वाले टाइम पे भी चला जाएगा। बट मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी सरकार सोल्यूशन लेके आ रही है? जैसे दलीवाल साहब ने अभी बोला, मक्का पे पहले एमएसपी मिलती थी, जहाँ आपने ज्वार की आटे की हम बॉम्बे जैसे शहरों में देखते हैं जो ज्वार के आटे का पैकेट होता है, अगर हम डाइट प्लान फॉलो करते हैं 200-300 रुपए का पैकेट मिलता है। हमारे किसानों को क्या प्रॉफिट हो रहा है? अगर आज पैडी लगाते हैं हम, पैडी सबसे ज्यादा वाटर कंजम्पशन करता है, तो अगर हम रोटेशन रखें, अगर सरकारें इस चीज में, सरकारों का हाल यही था ना, सरकारों को मदद करनी चाहिए, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की। देखिए, इनको दालों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, इनको मक्का के ऊपर, इनको कॉटन बेल्ट्स के ऊपर, इनको एमएसपी एक फिक्स करनी चाहिए ताकि किसान मरे ना, ताकि पानी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे पंजाब में। अगर इसी तरीके से पैडी की रोटेशन होती रही ना, तो ये सच कह रहे हैं, आने वाले टाइम पे रेगिस्तान बन जाएगा। बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, आप ये कह रहे हैं। जी देखिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं, मैं कह रही हूँ कि किसानों की जो मांगे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे कोई भी हो, उनको इस टाइम पर आप बिजली फ्री कर रहे हैं, आप कर्जा माफ कर रहे हैं। आप ये तो सोचिए कि किसानों को किस फसलों के ऊपर एमएसपी देनी चाहिए। एटलीस्ट पंजाब के पानी के लेवल के बारे में तो सोचना चाहिए कि इन्होंने खुद बोला ना कि आने वाले टाइम में पानी खत्म हो जाएगा। अगर पानी खत्म हो जाएगा तो किसान कहाँ जाएंगे? कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो आके यहाँ पे राज करेगा ही करेगा। तो मोटी बात यह है कि राजनीतिक मुद्दे, नैरेटिव जो बन रहा है कि जी फ्री में बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे वगैरह वगैरह, उससे कहीं बेहतर किसान को मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए तो क्या उसकी समस्या का निदान निकलेगा? किसानी की चर्चा, उसकी गूंज साफ सुनाई दे सकती है। हर राजनीतिक दल की धड़कनें बढ़ रही हैं, लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, किसान आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो किसान भी क्या जात पात पर बंट जाता है और पार्टियों के आधार पर भी बंट जाता है, और उस वक्त किसान आंदोलन कहीं गौण हो जाता है। इसकी गवाही देगा पंजाब का चुनाव। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मंथन पंजाब प्रेजेंटेड बाय